परंतु इन्होंने काम पेरेंटिंग के ऊपर किया है। तो दुनिया इंडिया के जिससे पहले पेरेंटिंग कोच है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और भारत में इस समय के लगभग सबसे पॉपुलर में से एक है। और मैं डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ हटा भी सकते हो। ठीक। मैं सबसे छोटा वक्ता हूँ शायद अभी तक जितने भी लोग आए हैं, इसलिए आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ बिना किसी भूमिका के। मुझे नहीं मालूम कि मेरी बात को किस तरह से लिया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ कर रहे हैं वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में करके आई है। दावोस में क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, देश के सबसे बड़े पूंजीपतियों ने पूरी धरती को बचाने की प्रतिज्ञा ली और वहां पर डिस्कशन हुआ कि धरती को बचाने के लिए हम लोग क्या क्या करना है। और जब डिटेल में जाकर देखा तो पता चला कि सब अपने प्राइवेट जेट से आए थे। एक एक आदमी के पास 30-30 गाड़ियों का काफिला था। उनकी गाड़ी 1 किलोमीटर प्रति लीटर से ऊपर माइलेज नहीं देती है और एक एक आदमी ने जो संसाधनों का दोहन किया है उसको देख करके हम लोग बड़े अब चिंतित कहें या खुश कहें या दुखी कहें, मुझे नहीं समझ में आता। हर किसी चीज को देखने का अधिकार है अपने नजरिए से, और जहां आप बैठे हैं आपके कोण के हिसाब से मैं आपको अलग नजर आऊंगा। तो जहां से मैं आपको देख रहा हूं आप मुझे अलग दिख रहे हैं और जहां से आप मुझे देखेंगे वो भी अलग होगा, क्योंकि मैं बातों में कम यकीन करता हूं और काम पे ज्यादा थोड़ा फोकस रहता है मेरा। और इसलिए मैंने डिटेल में काम किया। जब मैं पढ़ रहा था तो पढ़ते टाइम अपने मास्टर्स में अपनी डिसर्टेशन बनाते टाइम ही मैंने देख लिया था कि ये पढ़ाई हमको नौकरी के अलावा कुछ देगी नहीं और जीवन में कुछ भी नहीं देगी। सिर्फ एक रिटायरमेंट तक कुछ पैसे जोड़ लूंगा, एक घर जोड़ लूंगा, गाड़ी हो जाएगी, बच्चों की शादी, उनके लिए अरेंजमेंट हो जाएगा। इसके अलावा जीवन में संतुष्टि के नाम पर ये पढ़ाई कुछ दे नहीं रही है। और चूंकि मैं बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ, मैं एक पेरेंटिंग कोच की हैसियत से ही बोलूंगा, मैं एक साइंस के स्टूडेंट के हैसियत से नहीं बोलूंगा। उसका रीजन है पेरेंटिंग कोच एज ए पेरेंटिंग काउंसलर के तौर पे जब मैं इस चीज को देखता हूं तो मैं चीजों को बच्चों की नजर से देखता हूं और एज ए स्टूडेंट मैं देख रहा हूं कि मेरा टीचर मुझे पढ़ाने के लिए दूसरे गांव से आ रहा है और वो अकेला एक गाड़ी से आ रहा है। अगर स्कूल में 10 टीचर्स हैं तो 10 के 10 गाड़ियों से आ रहे हैं, या कोई अपनी बाइक से आता है, मोबाइल का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी मैंने उनको पेड़ लगाते नहीं देखा है, कभी मैंने उनको बातें करते जरूर देखा है। 6 जून को वो लोग पर्यावरण दिवस पर बातें जरूर करते हैं, फोटो खिंचाने के लिए, सरकार को भेजने के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन जरूर करते हैं, लेकिन जीवन में कुछ भी ऐसा जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो मुझे नजर नहीं आता करता हुआ मेरा शिक्षक। मेरे माँ बाप भी मुझे ऐसे नजर नहीं आते, मुझे मेरी सरकार का कोई आदमी ऐसा करता नजर नहीं आता। जब मैंने बचपन से लेकर के सिर्फ एक ऐसा जीवन जिया है जिसमें केवल और केवल याद करना ही है, जिसमें रट्टे ही मारने हैं, जिसमें पेपर के लिए ही जीना है, जिसमें एग्जाम के लिए ही जीना है, जिसमें नौकरी के लिए ही जीना है, जिसमें सबसे आगे दौड़ना है, जिसमें सह-अस्तित्व की कोई भाव ही नहीं है, जब मैंने सारा जीवन ऐसे जिया है, तो जब मैं करियर सेलेक्ट करूंगा तो मैं पर्यावरण को, धरती को, जीवन को, समाज को कैसे इस तंत्र में लेके कर लूंगा? मुझे नहीं आता समझ में। मैं एक बच्चे के तौर पे देखता हूं कि मेरा पूरा सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। मेरी कोई गलती नहीं है। एज ए स्टूडेंट, एज ए बच्चा, मैं समाज का सबसे छोटा अंग हूं और मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर 24 घंटे में से 10 घंटे मोबाइल पर लगकर अपने मानसिक
अपनी विकृति का कारण अगर कुछ कर रहा हूं ऐसा कुछ जिससे मैं बर्बाद हो जाऊं, तो मुझे वो सब कुछ मेरे समाज ने, मेरे मां बाप ने और मेरे सिस्टम ने दिया है। अगर मेरे मोबाइल पर अश्लील वीडियोस आ रही हैं और मैं उसमें डूब करके बाकी चीजों से मेरा ध्यान हट रहा है, तो वो सब कुछ मुझे मेरे मां बाप ने और मेरे शिक्षकों ने दिया है, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे आसपास कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा जो मुझे मेरी ऊर्जा का इस्तेमाल कर पा रहा हो। मैं 6 बजे उठता हूं और उठते ही मुझे स्कूल के लिए तैयार होना है, और स्कूल में मैं मतलब सिट डाउन, कीप क्वाइट, डोंट मेक ए नॉइस, कॉपी में नोट कर लो, याद कर लो, वीकली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है, और फिर पेरेंट टीचर मीटिंग पे यू कैन डू बेटर, थोड़ा और मेहनत करो, और फिर उसके बाद रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स का नतीजा ये है कि जितने फॉर्म भरे जाते हैं और जितनी सिलेक्शंस होती हैं उसका कुल प्रतिशत 0.1% से भी कम होता है। इसका मतलब मेरा एजुकेशन सिस्टम मुझे गारंटी कर रहा है कि 99.9% से भी ज्यादा चांसेस हैं कि मैं फेल होऊंगा। इट्स ए गारंटीड फेलियर सिस्टम। और ऐसे सिस्टम में मैं अगर बड़ा होकर के एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना करूं तो मेरी कोई गलती नहीं। और मैं अपने बचपन से लेकर के मैंने देखा है वो दौर जब मेरे गांव में कूड़े का कोई ढेर नहीं होता था, कोई प्लास्टिक कचरा नहीं होता था। घर भी ऐसे होते थे कि जो अगर टूट जाएंगे तो वापस मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर से दोबारा बनाना होगा, तो उसके लिए कोई पोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। मुझे आने जाने के लिए बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। खेत में मैं पैदल चला जाता हूं या साइकिल से चला जाता हूं, वापस अपने स्कूल में सुबह उठते ही चला जाता हूं, और शाम को आकर मैं अपने माँ बाप का हाथ भी बटा लेता हूं, अपने डंगरों को भी धो लेता हूं। एक हमारे साइंटिस्ट महोदय बता रहे थे कि डंगरों से बहुत ज्यादा मीथेन गैस निकल रही है और वो ग्रीन हाउस गैस है। और मैं ये कहता हूं कि आज से 20 गुना ज्यादा डंगर होते थे पहले। मेरे घर में 20-22 डंगर थे, मैं पानी पिलाने लेके जाता था जोड़ पे। नहीं था पोल्यूशन। पोल्यूशन के कारण क्या है, इसको समझने के लिए हमको एक्चुअली ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, और जो रिस्पॉन्सिबल आदमी है उसको पकड़ना पड़ेगा। अगर उसकी गर्दन नहीं पकड़ी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सरकार, व्यापार और बाजार, ये तीनों आपके ऊपर कसूर डालेंगे। मेरे मां बाप के ऊपर, मैं बच्चे के तौर पे बोल रहा हूं, ये मुझ पे डालेंगे। मैं अगर ठीक हो जाऊं तो सब ठीक हो। कैसे ठीक हो जाएगा भाई? मैं तो एक पेड़ लगा रहा हूं, लेकिन सरकार तो 2 लाख पेड़ काटने की तैयारी कर रही है हीरे की खदान निकालने के लिए। पूंजीपति आदमी को तो ही उड़ीसा के अंदर सोना मिला है और जम्मू कश्मीर के अंदर उसको लिथियम का पूरा भंडार मिला है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते टाइम जब आप कोई चिप बनाते हैं, उसकी सिलिकॉन की एक चिप बनाने के लिए कितनी गाड़ियां, कितने थ्रेशर्स, कितना मतलब खदानें खुदती हैं, हमको मालूम है क्या? मतलब सब कुछ बर्बाद करके, और उसके बाद हम लोग कहेंगे कि हम सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन देने के चक्कर में, मतलब समस्या का समाधान देने के लिए हम एक और समस्या पैदा कर रहे हैं, और यह समस्या के बाद एक और समस्या, और समस्याओं का एक ढेर इकट्ठा हो जाएगा, और उसके बाद हमें लगता है हम वापस सरवाइव कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि मेरे से बड़े लोगों को, विद्वान लोगों को लगता हो। मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए थे, शायद आप लोगों को वो अजीब लगे। मैं सुबह ही गया था, मैंने सोचा सारे के सारे साइंटिस्ट लोग हैं, बिना डेटा के बात नहीं करेंगे, तो मैं थोड़ा सा एक डेटा बना लेता हूं। तो सुबह सुबह मैंने कुछ सर्चिंग किया और मैंने देखा कि एनवायरनमेंट के ऊपर असल में असली कसूरवार कौन है। तो आप देखोगे कि 3 ही चीजें मिलेंगी, सरकार, बाजार और व्यापार। और इसीलिए जनता सरकार मोर्चा ने यह निर्णय लिया था कि हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती में से पूंजीवाद को निकालना पड़ेगा। अगर इसमें से पूंजीवाद नहीं निकला तो आपका देश बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर मेरा बच्चा अपने गांव के अंदर, अपने घर से 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के दायरे में अगर नहीं पढ़ता है, अगर उसको वहां से वहां तक जाने के लिए किसी साधन की जरूरत पड़ती है जो एनवायरनमेंट का दोहन करती है, तो आपका पूरा समाज ध्वस्त होना तय है। तो इसलिए मैं देखा कि मेरे पास, मैंने जब 2018 में एक रिसर्च किया था, घर घर जाकर के, हर घर में गया मैं। एक गांव लिया मैंने आइडियल से तौर पे, क्योंकि हमारे हरियाणा के अंदर 10,000 जनसंख्या का भी गांव है और 2,000 जनसंख्या का भी गांव है। तो मैंने एक गांव लिया जिसकी जो वोटिंग थी वो लगभग 4,000 थी।
हर घर में गया, उनसे पूछा तुम्हारा बच्चा कहां पढ़ता है, कौन सी क्लास में है, कितनी फीस जाती है, वर्दी कहां से आती है, अनाज कितना लगता है, चावल कितना लगता है, दही अपना बाकी सामान कहां से लाते हो, सब्जियां कितनी लगती हैं, और सब कुछ, मतलब लाइफ, कितने ट्रैक्टर हैं, कार हैं, धुलते कहां हैं, साफ कहां कराते हो, समर्सिबल से करते हो या बाहर वॉशिंग सेंटर से कराते हो, कितना पैसा खर्च होता है, मेडिकल पे कितना होता है, दवाइयां कहां से लेते हो, टेस्ट कहां से कराते हो, सब कुछ पूछा मैंने उनसे, जो उनके जीवन में एक एक चीज यूज होती है। मेरे पास वो रॉ डाटा पड़ा है और मैंने कैलकुलेट किया, 4000 वोटिंग के गांव में, 4000 जिस गांव की वोटिंग है उसमें लगभग 1300 बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता है अपने गांव से बाहर। सुबह 6 बजे उठता है, गाड़ियों की गड़गड़ गड़गड़ गड़ शुरू हो जाती है, सुबह ही बसें आनी शुरू होती हैं, और उसके बाद वो उन बच्चों को ले जाती है और फिर शाम को लाती है, फिर ट्यूशंस के लिए उनके माँ बाप उनको छोड़ने जाते हैं। और मैंने देखा 53 लाख रुपया कैश शहर में 4-5 मालिकों की जेब में जा रहा है एक गांव से। तो मैंने पूछा पर मंथ, ये हर महीने का है, तो मैंने पूछा पूरे साल में 6 करोड़ रुपया तुमने इन 5 मालिकों को दे दिया, बदले में हासिल क्या हुआ? बदले में हासिल वही 99.9% से ज्यादा का फेलियर गारंटीड, क्योंकि वो सिर्फ नौकरी के लिए और पेपरों के लिए तैयार कर रहे हैं, जिंदगी के लिए तो वो बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है, समाज के लिए तो वो कुछ भी नहीं सीख रहा है। तो मैंने फिर हेल्थ के ऊपर देखा, उसी गांव का 32 लाख रुपया हेल्थ के ऊपर खर्चा मिला। उसी गांव के अंदर मैं कैलकुलेट करके देखा, अभी मैंने इस संख्या को थोड़ा सा, क्योंकि सुबह ही लिखा था तो मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं, मैं अगर एक माँ बाप का, क्योंकि माँ बाप उसे गाड़ी में भी छोड़ने जाते हैं, बाइक पे भी छोड़ने जाते हैं, कुछ माँ बाप 10 किलोमीटर से आते हैं, कुछ माँ बाप 2 किलोमीटर से आते हैं, तो एवरेज मैंने एक बार का उसको छोड़कर मैंने जाना और आना 25 रुपया खर्चा काउंट किया, खाली सिर्फ 25 रुपया, ज्यादा नहीं है आई थिंक, यानी दिन में 50 रुपया। और वो अपने बच्चे को, क्योंकि ट्यूशंस पर भी छोड़ने जाता है, पूरे महीने का जो टोटल खर्चा है उसको छोड़कर आने का, वो 19,50,000 रुपया महीने का है उस गांव का, उस एक गांव का। और मेरे हरियाणा में 7,200 कुछ गांव हैं, तो मैंने डाटा सिर्फ 6,000 पे लिया कि मैं जो कह रहा हूं वो कम से कम रहे, ताकि गलती की चांस ना रहे। मैंने 6,000 गांव को जब इससे गुणा किया तो मिला 1170 करोड़ रुपया, यानी लगभग 1200 करोड़ रुपया महीने में मैं सिर्फ अपने बच्चों को लाने और ले जाने के लिए खर्च कर रहा हूं, एज अ पेरेंट बोल रहा हूं अब मैं। और इसको जब मैंने 90 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल 100 रुपए से जब मैंने डिवाइड किया, तो 13 करोड़ लीटर डीजल या पेट्रोल यानी ईंधन का खर्चा मिला। ये केवल एक एक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि मेरा गांव, वो गांव जिसकी 4000 की वोटिंग है, लगभग 13 करोड़ लीटर डीजल जो है खर्च कर रहा है। ये महीने का खर्चा है, ये एक स्टेट का खर्चा मान सकते हो आप। बाकी के जो 28-27 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे, उनका हाल अलग है, उसको जोड़ लीजिए। दिल्ली का हाल क्या होगा, मुंबई का क्या होगा और दूसरे शहरों का क्या होगा। ये एक एक्टिविटी पे अगर आप लोग ये करते हैं, अब मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर वो बच्चों को वही शिक्षा, उससे बेहतर शिक्षा उसके गांव में मिल जाती, अगर उसको अस्पताल उसके, क्योंकि 32 लाख रुपया अगर महीने का खर्चा है तो साल का लगभग 4 करोड़ रुपया खर्चा होता है पूरे गांव का दवाइयों और टेस्टों के ऊपर। 4 करोड़ रुपए में तो गांव में संगमरमर का अस्पताल बन सकता है विद सिटी स्कैन मशीन 2 साल के खर्चे में। लेकिन नहीं, उसे शहर में ही जाना होगा। अभी अभी आप कह रहे थे अब्दुल कलाम साहब का कि गांव को शहरों जैसी सुविधा, मतलब शहरों जैसा कचरा बना देना है गांव को भी। मैं इसको ऐसे मतलब मैं इसको दूसरे एंगल से समझ रहा हूं, मैं दूसरे एंगल से देख रहा हूं इसको। गांव का कल्चर एक अलग कल्चर है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एनवायरनमेंट को 0% नुकसान पहुंचाने का कल्चर है गांव का। तो गांव को शहरों के जैसा एमिनिटीज नहीं चाहिए, गांव को गांव रहने दिया जाए, और उस गांव को गांव बचाए रखने के लिए जो सुविधाएं हैं वो अगर गांव में मिल जाए तो कोई आदमी गांव छोड़कर शहर नहीं जाएगा। शहर की वीरान जगह पर कोई जाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये मोबाइल जो आपको पहुंचाया गया है, शायद इस बारे में हमको मालूम नहीं है कि इसका जो पेटेंट है वो माइंड कंट्रोल डिवाइस के नाम से ही है। ये आपको सोचने के लिए मजबूर करता है वैसे जैसे वो चाहते हैं। वो कौन?
बाजार व्यापार और सरकार केवल पूंजीपति, क्योंकि सरकार भी पूंजीपतियों की ही बनती है। मैं अगर देखता हूं इस बात को, अगर एक बच्चा 2 घंटे ट्रैवलिंग पर बिताए, 8 घंटे स्कूल में, 4 घंटे कोचिंग पर और 6 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी पे, तो उसके टोटल 20 घंटे इन कामों पे हो जाते हैं। समाज के लिए काम कब करूंगा मुझे नहीं मालूम। अगर मैं इसको थोड़ा सा और लेके जाता हूं, केवल गांव के अंदर अगर बिजली को खर्चा अगर हम कम करने के बारे में सोचते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेसिक मैसेज कन्वे हो रहा है जी, हाँ। 5 सेकंड। हाँ। अगर बिजली के ऊपर मैं खर्चा करता हूं अपना, और जो हमारा भारतीय संस्कृति है उसमें हम ये कहें कि सूर्यास्त के बाद हमें अननेसेसरी की ऊर्जा खपत नहीं करनी है, केवल इस बात को गौर पे फरमा लिया जाए, तो मैंने इसका कैलकुलेशन किया था कि भारत में 302.4 मिलियन हाउसेज हैं, घर हैं, यानी कि लगभग 30 करोड़ घर हैं, और 1 यूनिट बिजली को बनाने में 1.12 पाउंड जो है कोयला खर्च होता है, यानी 500 ग्राम कोयला खर्च होता है, आधा किलो कोयला खर्च होता है 1 यूनिट बिजली बनाने में लगभग। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक रात में केवल एक घर में 2 यूनिट बिजली खपत हो रही है, तो हम लोग 60 करोड़ किलो कोयला खर्च कर रहे हैं एक रात में, अननेसेसरी का। अगर गांव को यह कल्चर दे दिया जाए, लेकिन सरकार, व्यापार और बाजार तो केवल आपको इस तरह से प्रमोट कर रहा है कि आप रात भर चलते रहें, रात भर जागते रहें, नाइट ड्यूटी देते रहें, और सारी इंडस्ट्री रात भर चलती रहे। अब इसका क्या मतलब निकलता है आप समझ सकते हैं। थोड़ी सी और समझने की बात है, जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जब तक गांव और किसान नहीं बचेगा, पर्यावरण किसी भी कीमत पर नहीं बच सकता। किसी भी कीमत पर, किसी से कॉन्फ्रेंस से, किसी भी डिबेट से कोई टेक्नोलॉजी नहीं बचा सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनवायरनमेंट को बर्बाद करेगी, बचा नहीं सकती। कंपनियां एनवायरनमेंट को बर्बाद करेंगी, बचा नहीं सकती। और किसान कैसे बर्बाद होता है इसका अंदाजा लगाइए। आपके पास जो कंपनी की चिप्स आती है 30 रुपए की 78 ग्राम की आती है, उसका जो वजन होता है 78 ग्राम होता है, और एक आलू जो छोटे साइज का होता है वो लगभग 125 या 150 ग्राम का होता है। थोड़ा बड़ा आलू होता है 250 ग्राम का होता है, और थोड़ा और बड़ा जो बड़ा आलू 450 ग्राम के करीब का होता है। यानी कि आपको एक पैकेट में आधा आलू डालकर दिया जाता है, वो आलू जिसमें किसान से 4 रुपए किलो खरीदा गया था, 2 रुपए किलो। 1 रुपए किलो टमाटर खरीदा जाता है और वापस हमको 250 रुपए किलो में सॉस बनाकर बेची जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो जमीन से ना आता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसान नहीं बना सकता और जो पहले किसान ना बनाता हो। इसलिए यदि हमको वाकई में एनवायरनमेंट बचाना है, तो इसके लिए एक सूत्रीय हम लोगों को कार्यक्रम तैयार करना पड़ेगा कि गांव को इतना जागृत कर दीजिए भारत को कि हमारा एक भी बच्चा पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाएगा। हमारे बच्चे के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जो आप चाहते हो, उस बच्चे की एजुकेशन उसके दिमाग के हिसाब से कि वो कैसा टैलेंट उसको दिया है। परमात्मा ने हर दिमाग अलग दिया है, सबको एक पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा सकती। हमने इसके ऊपर काम किया है। एक एनवायरनमेंट के अंदर जितने बच्चे पैदा होते हैं एक गांव के अंदर, उस गांव को डेवलप करने के लिए उसको अंत दिशा तक अंतहीन पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर चलाने के लिए पूरे दिमाग दिए गए हैं। ये ब्रेन ड्रेन रोकना होगा। गांव के बच्चों को गांव में ही उनकी क्षमता के अनुसार पढ़ाई देनी होगी। उनका रोजगार, उनका व्यवसाय किसानी के साथ, खेती के साथ, जमीन के साथ जोड़ करके देना होगा, और उनके जीवन की जरूरतों की सारी व्यवस्था हमको गांव के आसपास ही करनी पड़ेगी। ये क्लस्टर बनाकर किया जा सकता है, ये पॉलिसीज बनाकर किया जा सकता है, ये संगठन बनाकर किया जा सकता है, ये अपने जीवन को दांव पर लगाकर किया जा सकता है। जैसे भी आपको लगता है ठीक किया जा सकता है। क्योंकि हमारे पास कमी अगर किसी चीज की है तो वो समय की है। आधे पौने घंटे में तो भूमिका ही बनती है, बात नहीं कही जा सकती। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हमारी अगर कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि हम लोगों को गांवों को सुविधाएं देनी है, तो मैं सहमत नहीं हूं व्यक्तिगत तौर पर। आप इसमें मुझे अलग रख सकते हैं। और यदि आप ये कहते हैं कि हमको गांव को सिखाना होगा, क्योंकि गांव के पास वो सारी समझ पहले से ही है,
हमारे घर नहीं होते थे, हड़प्पा संस्कृति मिलती है हमारे को, उन्होंने पक्के मकान बनाए तो वो संस्कृति अब विलुप्त हो गई। हमारे जंगलों में आज भी आदिवासी रहते हैं, जंगलों के साथ, खेतों के साथ सामंजस्य बिताते हुए। उनका पर्यावरण प्रदूषण में 0 योगदान होता है। अगर कोई योगदान करता है तो हम जैसा सूटेड बूटेड आदमी करता है, पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है। जो पढ़े लिखे हैं वो समाज के ऊपर बोझ बने हुए हैं, कोड़ बने हुए हैं, सबसे बड़े सत्यानाशी है, डिग्रीधारी है, मैं तो ये कहता हूं, उसमें चाहे मैं भी हो गया। इसलिए यदि इस समाज को बचाना है तो इन डिग्रीधारियों को आगे आकर उस गलती को स्वीकार करना होगा। यदि हम ये नहीं माने कि हम गलती कर रहे हैं, बड़ी पीढ़ी गलत कर रही है, अगर बड़ी पीढ़ी ने गलती नहीं मानी, कभी ठीक नहीं करेंगे हम इन गलतियों को। आगे से आगे किसी ना किसी के ऊपर लादते रहेंगे और कहते रहेंगे कि मैं ठीक हो गया तो दुनिया ठीक हो जाएगी। नहीं भाई, हम सबको मिलकर ठीक करना पड़ेगा और बिना किए नहीं होगा, क्योंकि यह सत्यानाश अचानक से नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि आप रात को सोए हुए थे और सुबह उठे और आपको पूरा पर्यावरण प्रदूषित मिला। 50 साल लगे योजना बनाकर बर्बाद करने में इसको। आपके खेतों में पेस्टिसाइड डालने वाली वही कंपनियां हैं जो कैंसर की दुकानें खोल करके, कैंसर की दवाइयों की दुकान खोल करके बैठी है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की दुकानें उन्हीं की हैं, माइक्रोसॉफ्ट उन्हीं का है, जॉन डीरे उन्हीं का है, ड्रोन टेक्नोलॉजी उन्हीं की है। इसलिए हमको यह समझना पड़ेगा, हम मान लें कि गलती हमारी है, ठीक करने के लिए आगे बढ़े, तभी समाज को बचाया जा सकता है। इतनी सी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।